गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की जो हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक बार रिवीजन देख लिया था। 1830 तक हम पहुंच चुके थे। हमने देखा था कि 1830 के आसपास क्या हुआ था, मतलब 1815 तक तो क्या हुआ था कि वाटरलू में उसे हरा दिया गया था। किसे हराया था? नेपोलियन को। बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया था। किसने हराया था? बेसिकली कौन किसने डिफीट किया था? ऑस्ट्रिया हंगरी कुछ किंगडम से, जिन्होंने मिल के क्या किया था, नेपोलियन को डिफीट किया था। और बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर किसमें किया था? बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर। अब बेसिकली क्या हुआ कि 1815 के बाद क्या हुआ, फिर मैंने आपको बताया था ड्यूक मेटरनिच जो क्या थे, ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे, उन्होंने क्या किया, एक तरीके से उनको होस्ट किया गया। एक मीटिंग हुई कहाँ पर? ट्रीटी ऑफ वियना। वहाँ पर क्या बोला गया कि वापस मोनार्की सिस्टम ले आया जाए और क्या किया जाए कि कुछ जो अभी रिवॉल्यूशन के टाइम पे कुछ चीज़ें नई जो इम्प्लीमेंट हुई है उनको मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न आइडियाज़ को उसके साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सब हुआ था उसी टाइम पे। मैंने आपको बताया कि कुछ ग्रुप्स डेवलप हुए थे। एक तो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, एक कंजर्वेटिव ग्रुप था। ठीक है, रिवॉल्यूशन ही क्या चाहते थे बेसिकली कि मॉडर्न चीज़ें आ जाए, टोटली मॉडर्न आ जाए, सब कुछ मॉडर्न हो जाए। और जबकि कंजर्वेटिव क्या चाहते थे कि अरिस्टोक्रेसी, मतलब कहने का मतलब ये है किंग तो रहे, मोनार्की तो रहे, और प्लस कुछ मॉडर्न आइडियाज़ रहे। ठीक है, मोनार्की और मॉडर्न आइडियाज़ रहे, ये वो चाहते थे। रिवॉल्यूशन कहते थे कि प्रॉपर मोनार्की को रिप्लेस कर दिया जाए और प्रॉपर क्या आ जाए, मॉडर्न सिस्टम आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फैमिली रिप्रेजेंटेटिव, ये सब आ जाए। तो ये ग्रुप्स डेवलप हुए थे। अब क्या हुआ कि 1815 से 1815 टू 1830 तक, 1815 टू 1830 तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, क्योंकि वो बंद हो गए थे। अब 1815 से 1830 तक क्या हुआ कि बेसिकली रिवॉल्यूशनरी कंजर्वेटिव ग्रुप्स क्या होते हैं, डेवलप होते रहे। अब क्या हुआ कि 1830 के आसपास क्या हुआ, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। वापस यूरोप के अंदर क्या हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए। ठीक है, पहला था 1789 के अंदर, फिर नेपोलियन आया 1804 से लेकर 1815 तक। ठीक है, 1815 के बाद क्या हुआ, 1815 टू 1830 तक क्या हुआ, मैंने बताया भी आपको, मोनार्की सिस्टम प्लस कुछ मॉडर्नाइजेशन। अब 1830 के बाद वापस क्या हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस की क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले लेक्चर के अंदर समझाया था कि फ्रांस जो है वो यूरोप का इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है कि वहाँ पर कोई भी चेंज होता है तो सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट होता है। अब 1830 के बाद क्या हुआ, 1830 से 1848 के पीरियड को द एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। उसका रीज़न समझिए आप पहले क्यों बोला जाता है। क्योंकि बेसिकली इस टाइम पीरियड पे इतने रिवॉल्यूशन हुए थे, बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुए थे। 1830 से 1848 के अंदर यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए और पूरे वर्ल्ड में एक नॉमेटिक चेंज स्टार्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड में एक नॉमेटिक चेंज स्टार्ट हुआ। तो इस वजह से इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन इस टाइम पीरियड को बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस। और इसका सबसे पहला जो मतलब रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग हुआ वो कहाँ पे हुआ? फ्रांस। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में यूरोप में कहीं भी कोई चेंज होगा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रांस के अंदर। तो अगर फ्रांस में कोई चेंज हुआ तो पूरे यूरोप में होगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट अपहीवल ऑफ टुक प्लेस। ठीक है, मतलब पहला जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वो कहाँ पर हुआ? फ्रांस के अंदर। कब हुआ? जुलाई 1830 में। कब हुआ? जुलाई 1830 के अंदर। क्यों हुआ? देखिए आप, लुई 16 को मैंने बताया था आपको, बर्बन फैमिली, लुई 16 बर्बन फैमिली को वापस ले आया गया था। और क्या गया था, मॉडर्नाइजेशन के साथ कुछ मॉडर्न प्रिंसिपल के साथ उनको वापस रूल करने के लिए दे दिया गया था। अब लुई 16 के बाद क्या? लुइस फिलिप। कौन था? लुइस फिलिप। लुइस 16 के बाद जो किंग बना था उस टाइम पर, तो लुइस फिलिप। 1830 में कौन था? लुइस फिलिप। आपको ध्यान रखना है 1830 के आसपास कौन था? लुइस फिलिप। तो इंस्टॉल्ड लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और लुइस फिलिप को क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आपको ध्यान रखना है, पहले क्या था? मोनार्क था, प्लस कुछ आर्मीज वगैरह बनवा के, जो मॉडर्न आर्मीज थी उनके सपोर्ट से पूरा गवर्नमेंट चलता था। लेकिन 1830 के अंदर क्या हुआ, जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस के अंदर, तो लुइस फिलिप को क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है कि वो किंग तो है, मतलब मोनार्की सिस्टम तो है, बट उसकी पावर को क्या कर दिया गया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसकी पावर को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। रेस्ट्रिकेट मतलब रेस्ट्रिकेट नहीं, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब कम कर देना, लिमिटेड कर देना। उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज बना दिए जिसके अकॉर्डिंग उस मोनार्क की पावर्स क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। मतलब वो किसी लिमिटेड चीज़ों पे ही डिसीजन ले पाएगा। तो 1830 में आपको ध्यान रखना, किंग कौन आ चुका था? लुइस फिलिप। ठीक है, तो ये तो आपके स्टार्ट हुआ कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। अब मैंने बताया था एज ऑफ रिवॉल्यूशन, तो मतलब सब जगह स्टार्ट होगा। तो आप देखिए, देन बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अच्छा, आपको ध्यान रखना है नीदरलैंड इस तरह से, नॉर्थ नीदरलैंड, साउथ नीदरलैंड। ठीक है, तो इस तरह से नीदरलैंड है।
ठीक है, नीदरलैंड को आपको ध्यान रखना कि इस तरह से नीदरलैंड है। तो बेसिकली उस टाइम क्या था कि जो बेल्जियम था गॉट अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। उस टाइम पे क्या था, नीदरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बोला जाता था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड ये बोला जाता था। तो बेल्जियम क्या हुआ कि उसने बोला कि भाई हम लोगों को नीदरलैंड में नहीं रहना, हमें आप रिप्लेस कर दो। तो बेसिकली क्या है कि बेल्जियम को क्या कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है, तो अब नेचुरल सी बात है, ये तो है नहीं कि एकदम से हटा देंगे, कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा, लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा, तब जाके बेल्जियम को वहां से रिप्लेस किया गया। कहाँ से रिप्लेस किया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम को रिप्लेस किया गया। अच्छा, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में ध्यान रखना है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं है हमारे ये, खाली हमें ये ध्यान रखना है कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या था, कि मल्टीपल रिवॉल्यूशन हुए थे पूरे यूरोप के अंदर। सबसे पहले फ्रांस में हुआ, जिसके रिगार्डिंग क्या गया, लुइस फिलिप्स की को कॉन्स्टिट्यूशन बना के डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद बेल्जियम में हुआ, बेल्जियम ने क्या करा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। उसके बाद हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रीक। अच्छा, ग्रीक आपको ध्यान रखना है, ग्रीक जो है वो आज का इराक है। आज की तारीख में जो आप इराक देख रहे हो ना, वो ग्रीक है एक्चुअल में। ठीक है, उस टाइम पर ग्रीक हुआ करता था, आज के टाइम में इराक है। ग्रीक एक्चुअली क्या है कि बहुत मतलब सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, किसके, यूरोप के। यूरोप के क्या है, बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं ग्रीक से। उसका रीज़न क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है इनकी, ग्रीक की। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम लोग अगर हमारे बात करें, जैसे हमारे सेंटिमेंटल अगर हम लोग बोलते हैं, तो देखिए हमारे मथुरा, वृंदावन, ठीक है, द्वारका, उज्जैन, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे एक तरीके से हमारे सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे माइथोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पर सेव है। तो सिमिलरली क्या है कि जो यूरोप है, उनके माइथोलॉजिकल जो चीज़ें जो हैं स्ट्रॉन्ग है पुरानी, वो कहाँ पर है, ग्रीक में। तो एक्चुअल में क्या है कि ग्रीक पहले रिप्लेस हो गया था यूरोप से। ठीक है, कहाँ जा चुका था, एशिया के अंदर मतलब मर्ज हो गया था। तो बेसिकली क्या है, ग्रीक के अंदर भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यूरोप क्या चाहता है कि ग्रीक हमेशा हमारे पास ही रहे। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम अगर अभी बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो हमारा एरिया है। अब पाकिस्तान और क्या कर रहा है, इधर से पाकिस्तान इसको लेने की कोशिश कर रहा है, और इधर से कौन ले रहा है, चाइना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एरिया हमारे पास ही रहे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फाइट करते हैं। तो सिमिलरली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये हुआ क्या कि ग्रीक एक्चुअल में तो क्या था, यूरोप का था, बट नेपोलियन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इसको कैसे कैसे करके ये एशिया में मर्ज हो गया, या रशिया में मान लीजिए उस तरफ मर्ज हो गया। तो फिर क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने या यूरोप के लोगों ने क्या करा, वॉर करी। और ये बोला, बोला वॉर करी, कहने का मतलब रिवॉल्यूशन किया, और ये बोला कि ग्रीक को यूरोप में मर्ज किया जाए। क्यों, क्योंकि हमारे जो सेंटिमेंटल है माइथोलॉजिकल थिंकिंग है, वो हमारे ग्रीक से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये रीज़न था। तो स्टोरी ऑफ ग्रीस, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, आपको बताना है क्या कि कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब कहने का मतलब है यूरोप की जो सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी, वो कहाँ पर है, ग्रीस के अंदर है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ग्रीस के अंदर। एक्चुअल में यूरोप की जो सिविलाइजेशन मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, ग्रीक से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए वॉर हुई, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पोइट्स, ट्रीटी ऑफ लॉर्ड बर्न, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका नाम, देखिए आप। ठीक है, स्टोरी ऑफ ग्रीक। अच्छा, और क्या था बेसिकली, ये पॉइट्स के लिए बहुत फेमस जगह थी ग्रीक। वहाँ पे पॉइट्स वगैरह बहुत होते थे जो बेसिकली यूरोप के बारे में ही कहते थे, इसलिए बहुत फेमस था। ठीक है, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रीटी ऑफ लॉर्ड बैरन। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड बैरन क्या है बेसिकली, एक जैसे कि आप बोलिए रिवॉल्यूशन ही बोल लीजिए, तो एक रिवॉल्यूशनर थे जो जिन्होंने क्या करा, ग्रीक जो वॉर हुई, ठीक है, कौन सी वॉर, ग्रीक जो वॉर हुई उसमें पार्टिसिपेट किया था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। बट इनका नाम आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, देखो उनके रीज़न क्या था, इनको नाम ध्यान रखना है। इन्होंने क्या फंड कलेक्ट किए ताकि लोगों को क्या कर सके, ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस में हेल्प कर सके। पार्टिसिपेट भी किया वॉर के अंदर, बट इनकी जो डेथ है ना वो वायरल के कारण हुई थी। ठीक है, वायरल फीवर हो गया था इनको और इसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको ये इसलिए इनका नाम ध्यान रखना है, किसका नाम ध्यान रखना है, लॉर्ड बैरन। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ लॉर्ड बैरन क्या आपको ध्यान रखना है, क्या इन्होंने क्या करा, फंड कलेक्ट करा, पार्टिसिपेट किया वॉर के अंदर, बट जो इनकी डेथ थी वो वायरल फीवर के कारण हुई थी। बस इसलिए इनका नाम ध्यान रखना है, वन लाइनर के अंदर, एमसीक्यूज वगैरह में वन लाइनर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रीटी ऑफ कॉन्सिपिरियल ऑफ 1832, आउटकम ऑफ ग्रीस बिकम फ्री। ठीक है, अच्छा, मैंने बताया को ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, क्यों बोला जाता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि यूरोप के लोग चाहते थे कि ग्रीस यूरोप वापस यूरोप में आ जाए, क्योंकि वहाँ की सिविलाइजेशन ग्रीक से अटैच थी। वहाँ के जो पॉइंट्स थे वो बेसिकली क्या थे, ग्रीक के जो पॉइंट्स थे वो बेसिकली यूरोप को ही क्या मानते थे, अपना मानते थे कि यूरोप, हम यूरोप के ही हैं। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ लॉर्ड बैरन, मैंने आपको एक पर्सन का नाम बताया जो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे फंड, बट इनकी डेथ क्यों हुई। अब जैसे ही क्या हुआ कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी कहाँ पर हुई, ट्रीटी ऑफ आपके कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये आपके नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, 1832 के अंदर क्या हुआ, इसकी ट्रीटी हुई। इसका आउटकम क्या निकला, ग्रीस बिकम फ्री, मतलब इंडिपेंडेंट। ग्रीस क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट हो गया।
ठीक है, ग्रीस क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ट्रीटी ऑफ, ठीक है, 1832 के अंदर हुआ था। ठीक है, आपको नाम ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है नाम, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, आउटकम ग्रीस बिकम फ्री। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। इस टाइम पर बहुत सारे रिवॉल्यूशन है हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो हमने देख चुके हैं। कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की डिक्लेयर किया गया जब फ्रांस के अंदर 1830 के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद बेल्जियम का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ग्रीस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और 1832 के अंदर, 1832 के अंदर कहाँ पर, बैटल ऑफ 1832 के अंदर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर इसको ग्रीस को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखिए क्या है, जब एज ऑफ रिवॉल्यूशन चल रहा था 1832 1848 के अंदर, उसी टाइम पर क्या हुआ, रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। अब नेचुरल सी बात है, जब रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, आपको देखो इस पॉइंट को कैसे समझना है कि जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी जब हम लोग क्या कर रहे थे, वॉर, मतलब यूरोप को, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको जब यहाँ से भगा रहे थे, हटा रहे थे, मतलब हम रिवॉल्यूशन जनरेट कर रहे थे, तो हमारे कुछ पोलिट्स ऐसे थे जो बेसिकली क्या करते थे, हमारी जो क्राउड है, इंडियन क्राउड है, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए कि हमको किस तरह से रिवॉल्यूशन करना और किस तरह से हमको फ्रीडम मिल सकता है, उसको बताने के लिए क्या करते थे ये लोग, कुछ मतलब माइथोलॉजिकल थिंकिंग क्रिएट करते थे, कुछ सॉन्ग्स क्रिएट करते थे, कुछ पोइट्स बनाते थे, कोई लोग कुछ स्पीच देते थे। तो इस रीज़न की वजह से क्या होता था कि लोग बहुत मोटिवेट होते थे और बेसिकली एक सही डायरेक्शन के अंदर अपने फ्रीडम के लिए फाइट करते थे। तो सिमिलरली यूरोप के अंदर भी था, तो उसी के बारे में हम देखेंगे क्या, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है, लोगों के अंदर एक इमेजिनेशन जनरेट करना और एक नेशनल फीलिंग जनरेट करना, ताकि क्या कर सके, वो अपने कंट्री के लिए एक तरीके से वॉर कर सकें या रिवॉल्यूशन कर सके। तो उसका क्या रीज़न था, तो वो आपको देखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो किसका था, रोल ऑफ कल्चर। ठीक है, रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जो कल्चर है वो एक तरीके से क्या है, नेशन के आइडिया को क्रिएट करा। इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, कल्चर का रोल प्ले हुआ, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पर। यहाँ इंडिया में जैसे इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो बेसिकली एक तो दो कल्चर्स अलग अलग डिवाइड हो गए। ठीक है, एक तो हिंदू और एक मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम के कल्चर डिवाइडेशन होने के कारण क्या बना, पाकिस्तान बन गया अलग। ठीक है, बांग्लादेश अलग बन गया, नहीं तो क्या होता, आज इंडिया और भी बड़ा होता। ठीक है, बट उसके अलावा जितने भी कल्चर्स थे उन्होंने क्या करा, बाइफरकेट नहीं करा, उन्होंने सबने क्या करा, साथ मिलकर रहे और अपनी कंट्री को एक तरीके से फ्रीडम के बाद एक तरीके से सब साथ रहे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। एक नेशन को बनाना है तो आपको एक कल्चर को अपने रोल की तरह मानना पड़ेगा। तो यूरोप के अंदर यही था, वहाँ पर सब कहते हैं मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी थी, सब लोग कौन थे, क्रिश्चियन थे। तो बेसिकली क्रिश्चियन होने के कारण क्या हुआ, उनका एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो क्रिश्चियन से, तो बेसिकली क्या था, उनके बीच में कभी भी कल्चर के रिलेटेड कोई भी लड़ाइयाँ नहीं हुई, कोई भी वॉर्स नहीं हुई। तो रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्या था, आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। मैंने आपको बताया कि नेशनलिस्ट फीलिंग को जनरेट करने के लिए क्या करते थे उस टाइम के लोग, पोइट्री लिखते थे, आर्ट्स बनाते थे, मतलब पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, स्टोरीज बोलते थे, म्यूजिक को यूज़ में लेते थे, ताकि क्या कर सके, लोग बहुत मोटिवेट कर सके। तो ये आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस द शेप एंड नेशनलिज्म फीलिंग। ठीक है, तो उसने अपने नेशनलिस्ट फीलिंग के लिए क्या कर सकते थे, इस तरह की कुछ चीज़ें की जाती थी। रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन एंड साइंस एंड द फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस। जस्ट अ मिनट। ओके, देखो अब बेसिकली क्या है कि रोमांटिक आर्टिस्ट, अब यहाँ पर देखो ये जो हमने ऊपर पॉइंट भी लिखा है ना, रोमांटिक इमेजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्चुअल में क्या है, उस टाइम पीरियड पे क्या है, जब मोनार्की सिस्टम होता था ना, तब तो क्या था, रोमांटिक आर्टिस्ट वगैरह जो थे उनकी वैल्यूज थी। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता गया ना, तो आर्टिस्टों की वैल्यू कम होती गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बाद, कौन सा टाइम पीरियड, 1832 1848 के टाइम पीरियड में क्या हुआ, या आप 1830 से पहले भी मान सकते हैं, इस जब मॉडर्नाइजेशन आ चुका था थोड़ा बहुत, 1815 से भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया, किस किस पर, साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। इस टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। और साइंस हो गया, और आप बोल सकते हैं मेडिकल मेडिकल फील्ड में। ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इमोशंस मतलब जो पोइट्स लिखते थे कविताएं, रोमांटिक इमेजिनेशन वो बनाते थे, इन चीज़ों को इग्नोर किया गया। तो वो एक तरीके से कहते हैं, उन्होंने इस ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया। इस ग्लोरिफिकेशन, कौन सी ग्लोरिफिकेशन, साइंस की। ठीक है, तो और रीजंस की, इसलिए क्या करा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो वही देखिए, वही पॉइंट है, रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन
ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि रोमांटिक आर्टिस्ट थे, उनका ये मानना था कि ये जो हम फीलिंग जनरेट कर रहे हैं ना, ये इस फीलिंग का एक मतलब ये भी है कि आप जो साइंस और डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं ना, उस चीज़ में आप जो पुरानी चीज़ें हैं, जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, आर्टिस्टिंग है, उन चीज़ों को आप छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो, इन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन इमोशंस की वैल्यू नहीं रही है, अब क्या साइंस रीजंस इन चीज़ों की वैल्यू रही है। और आप देखें तो अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो इन्हीं चीज़ों की वैल्यू, इमोशंस की वैल्यू नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर केवल वैल्यू है साइंस की, रीजंस की। ठीक है, इन्हीं चीज़ की वैल्यू है, इमोशंस वगैरह की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो होप ये 2 पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस। तो मैंने आपको बताया बेसिकली सब क्यों किया जाता है, ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके। एग्जाम्पल आपको पोलैंड का दिया हुआ है, कैरॉल है, कोरपेनिस। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये कहते हैं ओपेरा थे। ओपेरा आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर वो वायलिन लेके और है ना, एक पर्सन होता है यहाँ पर स्टिक से उनको इंस्ट्रक्शन देता है और वो बजाते रहते हैं। तो इस तरह से ओपेरा होता है कुछ। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अलग होते हैं, वहाँ पर ओपेरा होता था यूरोप के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो आपको पोलैंड का एग्जाम दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है, कैरॉल कुरपेनिस्की। ठीक है, एक नाम दिया हुआ है कैरॉल कुरपेनिस्की, यूज ओपेरा एंड म्यूजिक फोक डांसेस लाइक पोलेनिश एंड द मजूरका टू सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल एंड द नेशनल सिंबल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, किन चीज़ों को, नेशनल स्ट्रगल्स और नेशनल सिंबल्स को सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते थे, ये ओपेरा के अंदर इस तरह से म्यूजिक फोक डांस वगैरह ये सब करते थे। पोलैंड के अंदर की बात हुई है। ठीक है, अगर आप इंडिया में भी बात करें तो हमारे पे भी बहुत सारे, जैसे हमारे भगत सिंह वगैरह भी करते थे। ठीक है, आपने बहुत मूवीज़ वगैरह देखी हैं भगत सिंह की, तो आपने देखा होगा कि भगत सिंह के भी वो लोग क्या करते थे, अपने कुछ गाने गाने बना के रखते थे और फिर क्या करते थे जैसे आपने बहुत फेमस सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। ठीक है, तो इस तरह से वो करते थे अपने इंडिपेंडेंस को, या जो भी वो नेशनलिस्ट फीलिंग अपने मन में रखते थे अपनी कंट्री के लिए, उनको क्या करते थे, एक तरीके से सॉन्ग्स वगैरह के थ्रू, डांसेस के थ्रू, पोइट्स के थ्रू, पोइट्रीज के थ्रू क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे। तो ये बेसिकली पॉइंट ये था कि बेसिकली उस टाइम पीरियड के ऊपर इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो अपने आवाज़ लोग पर कैसे उठाते थे, कैसे लोगों को मोटिवेट करते थे, तो उसका ये मेन अपने ये देखा है। ठीक है, कि कल्चर जब था, ठीक है, कल्चर था, पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, स्टोरीज थी, म्यूजिक थी, इनकी हेल्प से करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। और एक इशू और उठाया गया था रोमांटिक आर्टिस्टों ने, जो क्या कहता है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था किस चीज़ को, कि जो रीजन और साइंस जिस डेवलपमेंट के पीछे आप भाग रहे हो, उस चीज़ से आप क्या कर रहे हो, जो पुरानी रोमांटिक आर्टिस्टिंग चीज़ें थी उनको आप छोड़ते जा रहे हो। तो ये एक रीज़न था। ठीक है, होप ये समझ में आगे आप देखिए। तो उसके अलावा एक पॉइंट और था, यूज़ ऑफ लैंग्वेज। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज का यूज़ कैसे था, क्योंकि बेसिकली क्या, अगर आप लैंग्वेजेस को क्या करते अपनी कंट्री के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को करते हो, जो भी आपकी कंट्री में बोलने वाले लोग रह रहे हैं, अगर आप उनको क्या करोगे, एक इंपॉर्टेंस दोगे, तो वो लोग बाग आपके लिए खड़े होंगे। जस्ट एग्जाम्पल, हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो उनको सबको इंपॉर्टेंस दी गई, हिंदी, संस्कृत, मलयालम, कुचिपुड़ी, राजस्थानी, इन सबको क्या की गई, इंपॉर्टेंस दी गई। इस इंपॉर्टेंस के कारण ही क्या हुआ कि इस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोगों ने क्या करा, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। तो सिमिलरली यूरोप के अंदर भी था कि अगर आप पूरे कंट्री, यूरोप के अंदर जितने जितने भी कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज से अगर आप उनकी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दोगे, तो वो सब क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे रिवॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यूज ऑफ लैंग्वेज, इम्पोजिशन ऑफ रशिया ओवर पोलैंड। ठीक है, अच्छा इसका इम्पोजिशन हुआ रशिया ओवर पोलैंड। ठीक है, रशिया ने एक तरीके से इसको इम्पोज किया। ठीक है, किसको, पोलैंड के ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ध्यान रख लेना है। अच्छा, यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज एज अ मेड ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा पॉलिश लैंग्वेज को यूज किया गया। ठीक है, किसके अगेंस्ट, जब उन्होंने रशिया के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। ठीक है, क्यों, देखिए आप, रशिया यहाँ पर आपके इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी यूएसएसआर, यूएसएसआर। ठीक है, यहाँ पर आपका रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं यूनाइटेड भी बोलते हैं कभी कभार। और आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड के अलावा यूनियन भी बोला जाता है, इसे यूनाइटेड भी बोला जाता है और यूनियन भी बोला जाता है। दोनों आप बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, रशिया जो है आज की तारीख में हम रशिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जब पोलैंड पोलैंड ने जब इस रशिया से अलग होने की कोशिश करी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पोलिश लैंग्वेज थी, कौन सी, पोलैंड के अंदर बोली जाने वाली पोलिश लैंग्वेज, उसने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करा, ताकि कर सके रशिया से अलग हो सके। क्यों, क्योंकि लोगों ने बोला कि हम रशिया की लोकल लैंग्वेज को बोलने वाले नहीं है, तो हम रशिया में नहीं रह सकते, हमें क्या चाहिए, हमें एक अपना अलग कंट्री बनाना है जो पोलैंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो लैंग्वेज का ये इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, लैंग्वेज का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, उस टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था लैंग्वेज का।
ठीक है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल बता दिया मैंने, पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, जब रशिया के अगेंस्ट डोमिनेंस के रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया गया पोलैंड को अलग करने के लिए, तब पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ठीक है, तो होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, और आपने ये उसके बाद हो गया ये जो एक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में। अच्छा, जब 1830 के अंदर हम आ चुके थे, अभी हमने देखा 1830 के अंदर किसको गया था, लुइस फिलिप। कौन था, लुइस फिलिप। इसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, इसकी जो पावर्स थी वो मोनार्की के अकाउंट रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, मोनार्की सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दिया गया था। तो उसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ, उसी टाइम पीरियड पे पूरे यूरोप के अंदर एक इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बड़ा क्राइसिस था। उसका रीज़न था, क्या रीज़न था वो देखिए आप। द ईयर ऑफ 1830 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक है, इस टाइम इकोनॉमिक हार्डशिप थी, मतलब इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब थी इकोनॉमी। रीज़न क्या था, रीज़न क्या था इकोनॉमी खराब होने का 1830 के अंदर यूरोप के अंदर। तो वो रीजन हम देखते हैं। तो फर्स्ट था इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जरूरत सेम आपने देखा हो 1789 के अंदर भी यही हुआ था। ठीक है, ब्रेड के पैसेज बढ़ गए थे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो इस वजह से क्या होता कि बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट हो गए थे। तो इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक लेवल पे यूरोप की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसका रीज़न क्या था, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, लोग जो थे रूरल एरियाज से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे थे। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, जॉब्स नहीं थी। ठीक है, तो और बेसिकली जो आपका वेदर था वो भी इतना सही नहीं था, तो एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। तो जॉब्स के सर्च में लोग क्या करते थे, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आते थे, तो माइग्रेट होते थे। माइग्रेट का मतलब है ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो चुका था। क्यों, क्योंकि जो रूरल एरियाज के लोग थे वो बेसिकली एग्रीकल्चर को छोड़ के अर्बन एरियाज में आ रहे थे, और वहाँ पर भी क्या था, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि अब ज़्यादा लोग आ चुके हैं, ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो जॉब्स जो होंगी वो कम पड़ेंगी, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट था। इंक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इंक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इंक्रीज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू द क्रॉप फेलियर। ठीक है, फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेदर सही नहीं था, तो क्रॉप क्या हो गई थी, बेसिकली फेल हो गई थी, इसलिए क्या हुआ, इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, फूड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो गई बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन पॉवर्टी। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसने क्या करा, पॉवर्टी को एक तरीके से उसका जो इम्पैक्ट निकला वो क्या हुआ, पॉवर्टी, मतलब लोग बहुत गरीब होते गए। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ कि जो ह्यूमन लेबर थी, जो मैनकाइंड लेबर थी, उनका काम खत्म हो गया, सारी चीज़ें करने लगे, मशीन्स करने लगे। तो मशीन जब सारे काम करने लगे तो लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक रीज़न क्या निकला कि पॉवर्टी रेट हो गई। तो इन सब रीज़न के कारण क्या हुआ कि इकोनॉमिक हार्डशिप हुई, वो यूरोप के अंदर का हुई 1830 के अंदर, जब लुइस फिलिप था, और उसी टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दिया गया उसे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये कब तक चल रहा है, 1830 से 1848 के बीच हम बात कर रहे हैं, तो उसी टाइम पीरियड पे ये सब पूरा चल रहा है। अच्छा, पीपल स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट। अब मैंने आपको बताया कि 1830 में चल रहा था ये सब, इकोनॉमिक हार्डशिप आ चुकी थी, तो लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट स्टार्ट करा। और लोग वैसे भी कुछ नहीं थे, क्योंकि मोनार्की सिस्टम था, और प्लस कुछ मॉडर्न चीज़ें इंप्लीमेंट की गई थी। अब कुछ मॉडर्न चीज़ें इंप्लीमेंट होने के बाद क्या हुआ, ये इतने सारे इकोनॉमिक हार्डशिप आए, तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा। क्योंकि जब भी कुछ भी होता है तो लोग किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, भाई इकोनॉमिक लेवल क्यों बिगड़ा। क्योंकि अगर आपने एक मोनार्क बैठा रखा है या आपने गवर्नमेंट बैठा रखी है, तो उनका काम है ना ये इकोनॉमिक बैलेंस को बना के रखना। अब वो कैसे भी बना के रखे, तो जब ये नहीं बना तब लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट स्टार्ट करा। और प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या निकला कि रिपब्लिक गवर्नमेंट बन गई। रिपब्लिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने मोनार्की बना दिया और उसकी क्या कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को लिमिट कर दिया, उसकी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिट कर दिया। जो मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्टिंग में देख लिया, हमने देखा था भी लुइस फिलिप को, तो वो देखो वही यहाँ पर लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू रिप्लेस फ्रॉम हिज पोजीशन। और लुइस फिलिप्स को बोला गया कि आप अपनी पोस्ट से रिप्लेस हो जाए, अपनी पोस्ट से रिप्लेस, मतलब उसे रिप्लेस किया जाए। किसको, लुइस फिलिप को। ठीक है, उससे पहले क्या था, ये मोनार्की था और कॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था जिसकी पावर्स लिमिट थी और मॉडर्न आइडियाज थे। अब क्या बोला गया कि रिपब्लिक गवर्नमेंट लाई जाए, क्या लाई जाए, रिपब्लिक गवर्नमेंट। ठीक है, और लुइस फिलिप को क्या कर दिया गया, उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। कब बात कर रहे हैं हम, 1830 के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही लुइस फिलिप को हटाया गया और क्या हुआ, नई गवर्नमेंट आई। क्या आई, नई गवर्नमेंट आई। तो उसने कुछ डिसीजंस लिए, तो वो देखिए डिसीजंस क्या थे। तो डिसीजंस ऑफ न्यू गवर्नमेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, वोटिंग राइट्स टू 21 प्लस मैन। ठीक है, 21 से ऊपर की उम्र के जो लोग थे 21 प्लस, उनको वोटिंग राइट दिए गए। राइट टू वर्क ऑल, ठीक है, सबको वर्किंग का राइट दे देगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और नेशनल वर्कशॉप्स वर सेटअप टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। और जो नेशनल वर्कशॉप्स थी जितने भी नेशनल लेवल पे, उन सबको ये बोला गया कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। ठीक है, क्या मतलब आप जॉब्स को क्रिएट करें। किसने करा, जो लुइस फिलिप को रिप्लेस करने के बाद जो गवर्नमेंट आई, कौन सी गवर्नमेंट थी, रिपब्लिक गवर्नमेंट। उसने मेनली 3 डिसीजन लिए। फर्स्ट डिसीजन क्या था, वोटिंग राइट्स। दूसरा डिसीजन क्या था, राइट टू वर्क टू ऑल। थर्ड डिसीजन क्या था, नेशनल वर्कशॉप्स को क्या बोला गया, सेटअप की गई, नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई बहुत सारी, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट्स को क्रिएट किया गया।
तो ये सारा प्रोसेस था हमारा 1932 1948। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर इसमें आपको बुक में देखेंगे तो आप एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ वर्क इन सिलिशिया। ठीक है, वर्कर्स इन सिलिशिया, वीवर्स, सॉरी वर्कर्स नहीं वीवर्स हैं, स्टोरी ऑफ वीवर्स इन सिलिशिया। देखिए मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि क्या है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। सिलिशिया के अंदर क्या था, वीवर्स थे। वीवर्स आपको पता ही है, जो बेसिकली सिलाई करते हैं। ठीक है, तो जो वीवर्स थे बेसिकली सिलिशिया के अंदर, वो क्या थे, जो उनके ऊपर जो काम करते थे, मतलब जिनके अंडर में वो काम करते थे, जैसे कि उनके डीलर्स जो हो गए, आप ये मान के चलिए। ठीक है, मर्चेंट्स जो हो गए, उनके जिनके अंडर में वो काम करते थे, तो वो क्या होता है कि इतना ज़्यादा उनको पैसे नहीं दे पाते थे। ठीक है, क्योंकि वो व्यूवर्स तो थे, लेकिन उनको अमाउंट बहुत कम मिलता था, एज अ सैलरी बहुत कम पैसे मिलते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, वो लोग उनके प्रोटेस्ट करने लगे, उनके अगेंस्ट होगा। इतना ज़्यादा ये रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा हाई हुआ कि जो सिलिशिया के अंदर जो ये जो वीवर्स थे, ये मर्चेंट्स के घर पे जाते थे, यानी जो डीलर्स थे उनके घर पे जाते थे, वहाँ पे लूट मार करते थे, उन्हें लूटते थे और उन्हें मार देते थे। इस तरह से पूरा प्रोसेस चल रहा था, कहाँ पर, सिलिशिया के अंदर। तो बेसिकली जो मर्चेंट्स थे वो क्या हुआ, वहाँ से बाहर निकलने लग गए, जगह जगह जाके छुपने लग गए, वहाँ की गवर्नमेंट से हेल्प लेने लगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, कहाँ पर, सिलिशिया के अंदर। तो एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान रखनी है बस खाली। ओके।